नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है मोहताज। जया जब 18 साल की हो गई थी तो उसके माता पिता ने उसकी शादी कर दी थी। अपने पति का साथ उसे सिर्फ 2 साल ही मिला था। 2 दिन के बुखार से ही उसकी मृत्यु हो गई थी। अपने छोटे से बेटे को लेकर वह अकेली हो गई थी। उसकी सहायता ना ससुराल वालों ने की थी और ना ही मायके वालों ने की थी। उसने लोगों के घरों में खाना बनाकर अपने बेटे को बड़ा किया था। बेटा रवि बहुत ही होशियार था, इसलिए अच्छे अंकों से पढ़ाई पूरी की और सरकारी नौकरी करने लगा था। उसकी शादी एक संपन्न परिवार की लड़की से हो गई थी। बेटे की शादी को 3 महीने हुए थे कि बहू के मायके वालों ने जया की बेइज्जती करना शुरू कर दिया। बेटे ने उनकी बातों को सुनकर भी अनसुना कर दिया। इस बात से आहत होकर जया वापस अपने घर लौट गई। बेटे बहू से उसका रिश्ता टूट चुका था। जया को लगा कि वह रिश्तों की मोहताज नहीं है। जहां उसे सम्मान नहीं मिले वहां वह एक पल भी नहीं रह सकती है। आज उसने अपने पुराने काम को ही चुन लिया और खाना बनाने का काम करने लगी। आज भी शारदा जी के घर से खाना बनाकर अपने घर पहुंची और जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो देखा नीचे एक चिट्ठी पड़ी हुई है। उसे उठाकर देखा तो उसका ही पता लिखा हुआ था। किसने लिखा होगा सोचते हुए पत्र खोलकर देखा तो उसकी चचेरी बहन लता ने लिखा था। दीदी, हम सब यहाँ कुशल मंगल हैं। आप कैसी हैं? आशा करती हूँ कि आप भी कुशल मंगल होंगी। मैं यह पत्र इसलिए लिख रही हूँ कि माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है। वे आपको याद कर रही हैं। आप तो बचपन से हमारे साथ ही थी, इसलिए माँ को आपसे कुछ ज़्यादा ही लगाव हो गया था। मैं यह भी कहना चाह रही हूँ कि आप भी वहाँ गांव में अकेली रह रही हैं, तो क्यों ना हमारे पास आकर रह लें। यहाँ आप हमारे साथ रहते हुए माँ की देखभाल भी कर सकती हैं। दीदी, 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए आपको दर दर की ठोकरें भी नहीं खानी पड़ेंगी। सोचकर जवाब दीजिएगा। पत्र लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे घर आ जाइएगा। आपकी बहन लता। पत्र पढ़ते ही जया की आंखों में आंसू आ गए। इतने सालों में किसी ने भी उसे अपने घर नहीं बुलाया था। लता की चिट्ठी देखते ही देर न करते हुए जया ने अपने कपड़े और जरूरत की चीजों को रख लिया और सबको बता दिया कि कुछ दिनों के लिए मौसी के घर जा रही है और सीधे मौसी के घर के लिए निकल गई। महाराष्ट्र के एक गांव में मौसी रहती थी। पति गांव के सरपंच थे। उनका बहुत बड़ा मकान था। मौसी के 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं। सबसे छोटी बेटी लता की शादी हो गई थी, परंतु पति के गुजरने के बाद मायके में ही रहने लगी थी, क्योंकि तब तक मौसा जी भी गुजर गए थे, तो मौसी को उसका सहारा मिल गया था। कुछ दिनों तक सब ठीक था, लेकिन अचानक मौसी को क्या हो गया है कि वे बिस्तर पर आ गई हैं। सोचते सोचते ही मेरी आंख लग गई। सुबह मौसी के गांव पहुंचकर रिक्शा ले लिया। पता बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वहां उन्हें सब लोग जानते थे। मुझे देखकर लता बहुत खुश हो गई थी। मुझे गले लगाकर कहा कि अरे, तेरे पास सिर्फ एक ही बैग है? चल कोई बात नहीं, तू नहा धोकर आजा, मैं तुझे माँ के पास ले चलती हूँ। मैं नहाते हुए सोच में डूब गई थी कि मौसी यहाँ इतने बड़े घर में नहीं रहती हैं तो फिर कहाँ रहती होंगी। मैं जैसे ही तैयार होकर आई, लता ने मुझे खाना खिलाया और घर के पिछले हिस्से में ले गई, जिसे लोग आउट हाउस कहते थे। जब मौसाजी जीवित थे वहां नौकर चाकर रहते थे। आज वहां घर की मालकिन रह रही थी। मुझे लेकर वह जैसे ही घर में घुसी, मैंने भी उसके साथ साथ अपनी नाक ढक ली थी, क्योंकि बहुत ही गंदी बदबू नाक में घुस गई थी। लता बाहर ही खड़ी रही और मुझसे कहा कि तुम यहीं रहोगी, मैं राशन भेज दूंगी, यहीं अपने लिए और माँ के लिए खाना बना लेना, बड़े घर की तरफ झांकना भी नहीं। तुम यहाँ माँ की देखभाल करने आई हो, यह भूलना नहीं, समझ गई है ना? कहते हुए वहां से चली गई। मैं आश्चर्यचकित हो उसे जाते हुए देख रही थी कि चिट्ठी में तो बहुत प्यार जता रही थी और यहाँ मेरे पहुंचते ही रंग बदल गए हैं। मुझे काम वाली बाई ने बताया था कि अम्मा की हेल्पर को यह कहकर भगा दिया गया है कि हमने दूसरी हेल्पर को रख लिया है। वह 2 दिन पहले ही चली गई थी और इन लोगों ने अम्मा की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा है।
इसलिए बेचारी गंदगी में ही पड़ी हैं। मैंने सोचा, ये कैसी बेटी है, माँ की देखभाल करने वाली 3-4 दिन में नहीं आ रही थी तो उन्हें वैसे ही छोड़ दिया था, इसलिए इतनी बदबू आ रही थी। जब मेरे नाम की चिट्ठी लिखी थी तो बहुत प्यार बरसा रही थी और आज बड़े घर की तरफ झांकना नहीं कह रही है। खैर, मैं मौसी के पास पहुंची तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और आंखों में आंसू भर लिए थे, परंतु मेरे आने की खुशी थी, शायद इसलिए होठों पर एक फीकी सी मुस्कान थी, जैसे कह रही हो, देखा। मैंने उनके हाथों को अपने हाथों में लिया, जैसे मैं उन्हें आश्वासन दे रही हूँ कि मैं हूं ना। मैंने पल्लू को कमर में घोंस लिया और पूरे घर की सफाई कर दी। पहले मुझे भी बदबू से उबकाई आ रही थी, पर मैंने अपने मुंह और नाक को कपड़े से ढका और सफाई में फटाफट लग गई। उसके बाद मौसी जी को नहलाया, उनके कपड़े बदले और लिटा दिया। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई तो देखा कनिका जी थी, जो मौसी की बेस्ट फ्रेंड थी। उन्होंने आते ही कमरे की काया पलट को देख मेरी तरफ प्रशंसा भरी आंखों से देखा और कहा, तुम तो फरिश्ता बनकर आई हो। मैं भी उन्हें जानती थी। कुशल मंगल के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि जया, तुम इन्हें छोड़कर नहीं जाना, यह बहुत अकेली हो गई हैं। बेटे बहू आते तो हैं, परंतु बड़े घर में रहकर चले जाते हैं। इन्हें देखने के लिए किसी के पास भी समय नहीं है। अब इनकी मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं। इनके गुजरते ही जायदाद लेकर सब उड़नछू हो जाएंगे। तुम्हारे मौसाजी ने अपनी जायदाद तुम्हारी मौसी के नाम यह कहकर कर दी थी कि उनके बाद ही बच्चों को मिलेगा, इसलिए आउट हाउस में रखा है, वरना क्या करते नहीं मालूम। मुझे मौसी पर तरस आ गया। मैंने उनसे वादा किया कि मैं मौसी को छोड़कर नहीं जाऊंगी, परंतु यह फैसला मुझे उस दिन गलत लगा जब मौसी की बड़ी बेटी माला अपने बच्चों के साथ आई हुई थी। मैं मौसी को खाना खिला रही थी कि अचानक माला की बेटी मेरे बैग के सारे कपड़े बाहर निकालकर फेंकने लगी। मैंने पूछा कि यह क्या कर रही है, तो कहती है कि नानी की सोने की चूड़ियां दिखाई नहीं दे रही हैं, तो माँ ने आपके बैग में ढूंढने के लिए कहा है, कहते हुए चली गई। मेरी आंखें भर आई थी और उसी समय कनका मौसी अंदर आई और कहा, जया, अपना वादा याद करो बेटा, इनकी बातों पर ध्यान मत दो। जया दूसरे दिन नहाकर बाथरूम से निकली तो देखा कनका मौसी किसी व्यक्ति के साथ मौसी से बात कर रही थी और कुछ पेपरों पर हस्ताक्षर करवा रही थी। वह सब काम खत्म हुआ था कि नहीं, कनका मौसी फिर आने का वादा करके अपने घर चली गई। मैंने मौसी को खाना खिलाया और खुद भी खाना खाकर थोड़ा आराम करने के लिए चली गई। अभी मैंने बिस्तर पर अपने थके हुए शरीर को पूरी तरह से विश्राम दिया ही नहीं था कि बड़े घर से बहुत से लोगों की बातचीत की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मुझे लगा कि मौसी के सभी बच्चे आ गए होंगे, क्योंकि 2 दिन पहले ही डॉक्टर ने उन लोगों से कहा था कि आपकी माँ अब कुछ दिनों की मेहमान है। मैं तो अपने काम से काम रखती थी, इसलिए उन लोगों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वैसे भी मुझे यहाँ आए हुए 6 महीने बीत गए थे। मौसी की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। मैंने उनकी देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। अचानक एक रात मौसी ने अपनी आखिरी सांस छोड़ दी थी। उनके लिए मैं और कनिका मौसी ने आंसू बहाए थे। उन्होंने 4-4 बच्चों को जन्म दिया था, पर किसी ने भी एक बूंद आंसू तक उनके लिए नहीं बहाया था। जब तक जीवित थी, बच्चों के प्यार की मोहताज थी। उनके कार्यक्रम पूरे करके घर के सदस्य सुकून की सांस लेते हुए बातचीत में डूबे हुए थे। 13वीं के बाद सुबह लता एक ब्लैंक पेपर मेरे पास लाई और कहने लगी कि पेपर के अंत में हस्ताक्षर कर दे। मैंने कहा कि लता, मुझे बेकार के पचड़ों में मत घसीटो। मुझसे जैसे बन पड़ता था मैंने वैसे मौसी की सेवा निस्वार्थ भाव से की है। अब मैं वापस अपने गांव लौट जाना चाहती हूँ। लता ने कहा कि दीदी, गड़बड़ कुछ नहीं है। माँ की मृत्यु के समय आप और कनका मौसी ही थी, तो डेथ सर्टिफिकेट के लिए आप दोनों के हस्ताक्षर जरूरी है कि उनकी मृत्यु सहज ही हुई है। मैंने हस्ताक्षर कर दिए तो वह पेपर लेकर जाते हुए कहने लगी कि अब आपका काम हो गया है, इसलिए आज ही यहाँ से चली जाइए। मैंने कहा कि मैंने अपना सामान बांध लिया है,
पर मेरे पास टिकट के लिए पैसे नहीं हैं। तुम दे देती तो अच्छा होता। उसी समय अंदर से भाभी आकर कहने लगी कि 3 वक्त की रोटी, रहने के लिए जगह दी है, वह बस नहीं है क्या जो पैसे मांग रही हो। लता अंदर से 100 रुपये का नोट लेकर आई और कहने लगी कि मेरे पास यही पैसे हैं। मैंने कुछ नहीं कहा और पैसे लेकर जाने लगी। पीछे से कनिका मौसी ने आवाज दी, जया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ चल, और मुझे अपने साथ अपने घर ले गईं। वहाँ वही वकील बैठे हुए थे जो उस दिन मौसी के पास आए थे। उन्होंने मुझसे कहा, मुझे लगता है कि आपके पास बहुत पैसे हैं। मैं आश्चर्य से उनकी ओर देख रही थी कि यह क्या कह रहे हैं। आपने सुबह प्लेन पेपर पर साइन किया था, याद है? मुझे याद आया कि सही तो है। मौसी के बच्चों ने डेथ सर्टिफिकेट के लिए 2 लोगों के हस्ताक्षर चाहिए थे, कहते हुए मेरे हस्ताक्षर लिए थे। मैंने कुछ कहा नहीं था तो उन्होंने ही बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि आपने जो पेपर पर हस्ताक्षर किए हैं उनमें लिखा हुआ था कि आउट हाउस जिसे मौसी आपके नाम पर कर दिया था, उसे आप अपनी मर्जी से उन्हें सौंप रही हैं। मेरे चेहरे पर एक फीसकी सी मुस्कुराहट आ गई और मैंने कहा कि वह मेरा नहीं था तो मैं क्या करूंगी उससे लेकर। मुझे जाने दीजिए। जो मेरा अपना बेटा था उसे जब मुझसे छीन लिया गया तभी मैंने कुछ नहीं कहा था, तो आज जो मेरा नहीं है उसे लेकर क्या करूंगी। वकील ने कहा कि देखिए, पैसे के लिए जीने की जरूरत नहीं है, परंतु पैसा हमारे लिए जरूरी है। मौसी की हालत देखकर मैं समझ गई कि पैसे हैं तो भी कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। हमारे अच्छे कर्म हैं तो हमारे लिए ईश्वर किसी न किसी रूप में सहायता के लिए किसी न किसी को भेज ही देगा। इसलिए मुझे आगे की चिंता नहीं है। कनिका मौसी, मैं चलती हूँ, कहते हुए मैं वहाँ से अपने गांव के लिए निकल गई। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।